Hello everyone, I welcome you on my channel Schooling Guide, and in today's video lecture we are going to talk about land revenue system of Akbar। तो जैसे हम कल मनसबदारी के बारे में पढ़ रहे थे और जागीरदारी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वैसे ही लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम में, क्योंकि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था उस समय राजाओं का, रूलर्स का, वो रिवेन्यू ही था जो इस लैंड से लिया जाता था, और वो भी पीजेंट्री पे लिया जाता था, खेती पे, किसानी पे, जो कल्टीवेशन होता था, जो पैदावार होती थी उस पर लिया तो सबसे ज़्यादा था, लेकिन वहाँ वो लेबर की फॉर्म में ले लेते थे कहीं पर। जैसे कि कोई अगर मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति है तो एक दिन उससे दरबार में काम करवा लिया, 2 दिन उससे दरबार में काम करवा लिया, तो इस तरीके से उससे टैक्स ले लिया, इस तरह से टैक्स लेते थे। लेकिन किसानों से वो टैक्स जो है, जो उनका प्रोडक्शन था उसका 1/3 या 1/6 इस तरीके से लिया जाता था। तो चलिए यहाँ पर अकबर के टाइम में कैसे कैसे क्या था बात करते हैं। तो अकबर ने क्या किया कि जो टोडरमल जी थे तो उन्हें बनाया फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस एंड रिवेन्यू मिनिस्टर उनको बना दिया, और उनसे कहा कि तुम खुद एक ऐसी व्यवस्था करो जिससे किसानों के साथ इंजस्ट भी ना हो जाए और रॉयल खजाने में भी ठीक प्रकार से टैक्स पहुंच पाए। तो टोडरमल जी ने एक व्यवस्था बनाई जिसको कहा गया जब्त सिस्टम, और बंदोबस्त सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं। तो उसको जब्त सिस्टम कहा गया, जिसमें जो ज़मीनें थीं उनको 4 प्रकार की ज़मीनें थी, तो उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, उन्हें क्लासीफाई कर दिया गया ज़मीनों को। पहली थी पोलाज, दूसरी थी परौती, तीसरी थी चार्चर, और चौथे नंबर की थी बंजर। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पोलाज वो ज़मीन थी जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, और साल के साल मतलब वो ईयरली कल्टीवेशन देती थी। अब दूसरे नंबर की जो ज़मीन थी परौती, वो जो है हार्वेस्टिंग के बाद उसे थोड़ा रेस्ट पे छोड़ना पड़ता था उसकी फर्टिलिटी को फिर से रीगेन करने के लिए, तो वो 1 साल के बाद 2 साल में कल्टीवेशन दे पाती थी, 1 या 2 साल में। उसके बाद फिर जो तीसरा हिस्सा था वो हो गया आपका चार्चर, वो 3 या 4 साल में कल्टीवेशन दे पाती थी। तो इस तरीके से जब 3 ये लैंड हो गई और चौथी हो गई बंजर वो ज़मीनें थीं जो पिछले 5 सालों से कोई प्रोडक्शन नहीं दे पा रही थी, कोई कल्टीवेशन उनमें नहीं हो पा रहा था। तो अब व्यवस्था ये करी गई कि पहले उन ज़मीनों को नापा गया, और नापने के बाद 10 सालों का उनका रिकॉर्ड निकलवाया गया, उनका डेटा कलेक्ट करा गया कि इन ज़मीनों में पिछले 10 सालों में कितनी पैदावार हुई है, और उसी पैदावार के हिसाब से उनसे जो है 1/3 उसका टैक्स लिया गया। यानी कि पूरा होल जो था, पूरी जो पैदावार थी उस ज़मीन की, उसका 1/3 लिया गया, जो पोलाज थी उसका भी 1/3 लिया गया, और जो बंजर थी उसका जो पूरा जो फसल से प्राप्ति हुई थी उसका भी 1/3 लिया गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से किसानों के साथ कोई इंजस्ट भी नहीं हुआ और सही प्रकार से पैसा रॉयल खजाने में पहुंच गया। तो ये सब किसके थ्रू करवाया जाता था? जमींदार के थ्रू। जमींदार जो थे वहाँ के लोकल चिफ्टेंस होते थे, वो इस तरीके के टैक्सेस को कलेक्ट करते थे किसानों से, ठीक है। और एक व्यवस्था और कर दी गई थी उस समय किसानों के लिए कि किसानों को लोन भी दिया जाता था, स्टेट की तरफ से उनको लोन दिया जाता था। अगर उनके पास धन की व्यवस्था नहीं है बीज बोने के लिए या दूसरी सिंचाई व्यवस्था करने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उनको जो है लोन दिया जाता था स्टेट की तरफ से, तो वो लोन लेके और अपनी फसल की बुआई कर सकते थे। तो ये व्यवस्था थी टोडरमल जी की, जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था अकबर के टाइम में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अकबर के ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्या रोल था, वो किस चीज़ के मंत्री थे, क्या काम करते थे। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।